Hello students, let's start with the part 3, that is the struggle to survive. Now हम पार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 3 को पढ़ेंगे जो कि स्ट्रगल टू सर्वाइव है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच पीपल थे वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि राजा जो लुइस था उसने 20 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया एंटनी से हुई थी। जब उसने राजगद्दी संभाली तो जो उसका खजाना था वो खाली था। खजाना खाली होने का कारण लंबे समय तक युद्ध था जिसमें फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनी को ब्रिटेन से भी आज़ाद करवाया था। इन ऑर्डर टू फुलफिल जो इंटरेस्ट पे करने के लिए फ्रांस ने फ्रेंच पीपल पे टैक्स का भार डाल दिया था। उस टाइम पे जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट था वो क्लर्गीज के लिए था, जो सेकेंड स्टेट था वो नोबिलिटीज के लिए था, वेयर एज द थर्ड स्टेट था वो कॉमन पीपल्स के लिए था। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि वहाँ फ्रांस की सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रगल कर ली थी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो 1715 में जो फ्रांस के पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी और 1789 आते आते वो पॉपुलेशन रेज होकर 28 बिलियन हो गई। पॉपुलेशन तो रेज हो गई बट जो फूड प्रोडक्शन था वो उतना रेज नहीं हुआ जितनी पॉपुलेशन रेज हुई। तो जो डिमांड थी फूड प्रोडक्शन की, जो डिमांड थी फूड ग्रेन की, वो पॉपुलेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग मीट नहीं हो रही थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो प्राइस थी जो कि उनका कॉमन फूड था, किसका कॉमन फूड था, फ्रांस के पीपलों का जो कॉमन फूड जो प्राइस था वो उसका प्राइस रेज हो गया और बहुत रैपिडली रेज हुआ। उस टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द जो फ्रांस पीपल थे वो वर्कर्स थे, वो एम्प्लॉय यानी वो मालिक के अंदर लेबरर की एज ए लेबरर काम करते थे और ये जो एम्प्लॉय थे वो उनको एक फिक्स्ड वेज देते थे। ये जो फिक्स्ड वेज थे, ये जो रेजिंग प्राइस थी, जो प्राइस बढ़ रही थी कीमतों से उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि वेजेस धीरे धीरे बढ़ रहा था, वेयरस जो फूड प्राइस थी, जो आइटम प्राइस थे वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे थे, जिसकी वजह से अमीर और गरीब यानी रिच एंड पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। इस तरह की सिचुएशन कभी कभी हार्वेस्ट के टाइम आती थी। जब हार्वेस्ट का टाइम आता था या तो सूखा पड़ जाता था या फिर हेल यानी कि ओले गिरते थे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो कम होता था। एज ए रिजल्ट जो था सब्सिस्टेंस ऑफ क्राइसिस का टर्म पैदा होता था। सब्सिस्टेंस ऑफ क्राइसिस टर्म क्या है? सब्सिस्टेंस ऑफ क्राइसिस का मतलब जब बेसिक नीड भी डेंजर में हो जाती है, यानी जब बेसिक जो नीड्स होती हैं किसी पीपल की वो भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाती है, उसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और ये बहुत कॉमन था, यानी कि ये कह सकते बहुत फ्रिक्वेंटली फ्रांस के ओल्ड रेगिम में होता था। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओल्ड रेगिम के बारे में। नेक्स्ट, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एंड एंड टू प्रिविलेज, यानी जो उस समय जो कॉमन क्लास थी, जो थर्ड स्टेट था, उस थर्ड स्टेट में भी एक मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था। ठीक है, अब कैसे ग्रो कर रहा था? पास में जो पेसेंट्स और जो वर्कर थे वो बहुत एक्टिव तौर पे रिवॉल्ट में विरोध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब ये किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? ये कर रहे थे कि जो टैक्सेस का प्राइस था, जो टैक्सेस था वो बढ़ चुका था और जो फूड थी उसकी शॉर्टेज चल रही थी। बट अब ये रिवॉल्ट तो कर रहे थे बट ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। वाई इट इज़ नॉट सक्सेसफुल? ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि जो इनका जो प्रोग्राम था, मतलब जो उनकी प्लानिंग थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी। अब इस प्लानिंग को करने के लिए इन्होंने किसके हाथों में सौंप दिया? जो थर्ड स्टेट के जो सबसे ज़्यादा फले फूले लोग थे, जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे, जिनके पास आइडिया का भंडार था, उन्होंने रिवॉल्ट को सक्सेसफुल होने के लिए ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था
वो उनके हाथों पे सौंप दिया, ताकि ये सोसाइटी में ये जो मिडिल क्लास, ये जो नई थर्ड थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास थी, जिनके पास एजुकेशन थी, जिनके पास नए आइडियाज़ थे, ये कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से जो फ्रांस में सोशल और इकोनॉमिक में ऑर्डर में चेंजेस हो सके, यानी कि इक्वालिटी आ सके। उस समय 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास फैमिली थी, वो एक नए ग्रुप की तरह, नए सोशल ग्रुप की तरह एमर्ज हो रही थी, उभर रही थी ना। इसको उस समय मिडिल क्लास किया गया था। मिडिल क्लास इसको क्यों कहा जा रहा था? मिडिल क्लास में किस तरीके के लोग आ रहे थे? मिडिल क्लास में मिडिल क्लास में ऐसे लोग आ रहे थे जो ट्रेड के ज़रिए पैसे कमा रहे थे, जो गुड्स जैसे वुलन, सिल्क, इन तरीके की चीज़ों का निर्माण कर रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, या फिर उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, या फिर उनको खरीद के अमीर बन रहे थे सोसाइटी में। मर्चेंट और मैन्युफैक्चर के अलावा मिडिल क्लास में प्रोफेशनल लोग भी थे, जैसे कि लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ये और मिडिल क्लासेस में इंक्लूड होते थे ना। ये सब एजुकेटेड थे और ये बिलीव करते थे कि किसी भी ग्रुप को जन्म से किसी तरीके का प्रिविलेज ना मिले। ये चाहते थे कि किसी पर्सन को उसकी सोशल पोजीशन के हिसाब से उसको आंका जाए, यानी उसको रेट किया जाए, उसको मेरिट दिया जाए, कि मतलब वो, एज यू कैन सी दिस लाइन, rather a person's social position must be depend on his merit। जो उस पर्सन की जो सोशल पोजीशन थी वो उसके मेरिट के बेस पे डिपेंड हो, मतलब वो कितना कैपेबल है। जन्म के टाइम पे तो कोई भी बुद्धू भी अगर वो प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको क्या बोलते, बड़ी गद्दी नहीं दे सकते ना। कम सम टाइम पे जो कॉमन पीपल होते हैं उनमें भी हीरे जैसे लोग निकल के आते हैं, हार्ड वर्कर्स आते हैं। दैट्स व्हाट दे वांटेड। वो ये चाहते थे कि लोगों को उनके मेरिट के बेस पे उनकी सोशल पोजीशन डिसाइड हो ना। ये जो आइडिया था, ये फ्रीडम और इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पे बेस्ड था ना। ये जो आइडिया था, ये कहाँ से आया था? ये फिलोसोफर जॉन लॉके एंड जीन जैकस रॉस के जरिए आया था ना। जॉन लॉकेस की जो बुक थी उसमें टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसमें वो एब्सोल्यूट राइट, यानी कि वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क के खिलाफ थे ना। इसी फिलॉसफी को रॉयस ने आगे गवर्नमेंट को बनाने के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे जो सोशल है वो लोग और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक रिलेशन बैठा सके ना। जो मस्टिक की द स्पिरिट ऑफ लॉ थी, वहाँ पे जो पावर थी गवर्नमेंट की, उसको गवर्नमेंट के 3 हिस्सों में बांटा जा सके, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। द डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये जो मॉडल था, जो तीन जो पावर थी गवर्नमेंट की, इसको 3 हिस्सों में बांटने का जो मॉडल था, ये मॉडल सबसे पहले यूएसए ने इन्फोर्स किया था जब यूएसए की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन से आज़ाद हुई थी ना। जो फ्रांस थिंकर थे, उन्होंने इसी मॉडल के तर्ज पे सोचना शुरू किया कि हाँ, अगर अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को उसकी राइट्स के अधिकार हो सकते, तो ऐसा हमारे फ्रांस में क्यों नहीं हो सकता ना। इसी आइडिया को कई फिलोसोफर ने ये द आइडिया ऑफ दिस फिलोसोफर ये डिस्कस इंटेंसिवली ना। इन फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ थे वो कभी सलून में डिस्कस हो रहे थे, कभी कॉफ़ी हाउस में डिस्कस हो रहे थे। धीरे धीरे ये जो आइडियाज़ है, ये बुक के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए जो कॉमन पीपल थे, मोस्ट ऑफ द जो कॉमन पीपल्स थे, उनके बीच में फैलने लगे। अब जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ये चीज़ें ज़ोर ज़ोर से पढ़े लिखे ग्रुप द्वारा सुनाई जाने लगी, उसके फ़ायदे बताए जाने लगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या फ़ायदा हुआ। उसी समय एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि रुइस लाजा ने जो कॉमन पीपल हैं उन पे और टैक्स डाला है, और टैक्स
का भार झोंक दिया, जिसकी वजह से जो लोग थे उनके बीच में क्रोध होने लगा। They were getting anger and they started protest against the system of privilege. तो उनको बहुत गुस्सा आया, वो प्रोटेस्ट करने लगे जो प्रिविलेज सिस्टम फ्रांस में चल रहा था उसके खिलाफ। See you in my next class. Have a good day.